तो इनहेरेंट लिमिटेशंस क्या क्या होती है उसके अपन ने लिमिटेशन डिस्कस कर ली कि ये लिमिटेशंस ऐसी हैं, इनहेरेंट मतलब अंतर्निहित है, ऐसी लिमिटेशन जो अगर इंटरनल कंट्रोल सिस्टम आएगा तो उसके साथ ये लिमिटेशंस भी ऑटोमेटिकली आएंगी ही आएंगी। इसके बाद अपन ने डिस्कस करा था कि एक इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को रिव्यू करने की क्यों आवश्यकता है, या फिर ऑडिटर को एक इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को रिव्यू करने से क्या क्या एडवांटेजेस है। उसके बाद अपन ने सारे एडवांटेजेस देख लिए। उससे आगे अपन ने डिस्कस किया कि जो टूल्स है इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को रिव्यू करने के वो क्या क्या है। तो अपने पास चार तरह के टूल्स थे, एक तो नैरेटिव रिपोर्ट्स, एक आ गया था अपने पास चेकलिस्ट, एक आ गया था इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चनर एंड एक था अपने पास फ्लो चार्ट। इन चारों से अपन क्या कर सकते हैं, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को रिव्यू कर सकते हैं। उससे आगे अपन करते हैं डिस्कस इंटरनल चेक। इंटरनल चेक क्या होगा इसका अपन मीनिंग देख लेते हैं। ये अपन ने इसकी डेफिनेशन देखी कि चेक डे टू डे ट्रांजैक्शंस ऑपरेटिंग कंटिन्यूअसली एज अ पार्ट ऑफ रूटीन वेयर वर्क कैरिड आउट बाय वन पर्सन इज ऑटोमेटिकली चेक्ड बाय अनदर। इसका मतलब है कि एक चेक होता है जो भी डे टू डे ट्रांजैक्शंस एक ऑर्गेनाइजेशन में हो रहे हैं उसमें, कि एक व्यक्ति के द्वारा जो कार्य किया जाएगा वो ऑटोमेटिकली दूसरे व्यक्ति के द्वारा चेक हो जाए। इसका मतलब है ये चेक एंड बैलेंस की एक फॉर्मूला है। इसमें कोई भी काम अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में होता है तो वो दूसरे पर्सन के द्वारा हमेशा चेक होके ही रिकॉर्ड होगा, एक पर्सन से ही वो खत्म नहीं हो जाता। अब अपन इंटरनल चेक का मीनिंग समझ गए। अब अपन ये सोचे कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या है या इंटरनल चेक करने की जरूरत क्या है। तो इसका जो ऑब्जेक्टिव आता है पहला वो है टू प्रिवेंट फ्रॉड एंड एरर। भाई ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी तरह का फ्रॉड या एरर ना हो, इसलिए अपन इंटरनल चेक को लगाते हैं। एक इसका ऑब्जेक्टिव जो मेजर आता है वो ये भी है कि अर्ली डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड एंड एरर। क्या है कि अगर अपन किसी ट्रांजैक्शन को रेगुलरली और टाइमली चेक नहीं करेंगे तो अगर उसमें कोई भी मिसस्टेटमेंट हो गया या फ्रॉड एंड एरर हो गया तो अपने को पता लगेगा साल के अंत में जब ऑडिट आएगी, या फिर हो सकता है अपने को पता भी नहीं चले। इसलिए जो इंटरनल चेक लगाया जाता है इसके कारण एक काम दूसरे के द्वारा चेक होता रहता है, साथ साथ तो जो फ्रॉड एंड एरर का जो चांसेस है वो एक तो काफी कम हो जाते हैं, और उसके बाद भी अगर कोई फ्रॉड एंड एरर कमिट होता है तो वो काफी अर्ली स्टेज में ही डिटेक्ट हो जाता है। इंटरनल चेक इज अ पार्ट ऑफ ओवरऑल इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। ये इंटरनल कंट्रोल सिस्टम का ही एक पार्ट है इंटरनल चेक, ये कोई अलग से नहीं होगा। अब अपन इसके लिए वो देखते हैं जनरल कंसिडरेशंस क्या क्या होती है या क्या क्या करनी चाहिए जो इंटरनल चेक को अपन स्ट्रॉन्ग बना सकें। जनरल कंसिडरेशन फॉर इफेक्टिव इंटरनल चेक। इंटरनल चेक को इफेक्टिव बनाने के लिए अपन क्या क्या बातों को कंसिडर करें। पहला है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स। जितनी भी एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल
पावर्स एक ऑर्गेनाइजेशन में होती है वो हमेशा डिस्ट्रीब्यूटेड होनी चाहिए, कॉन्सेंट्रेटेड नहीं होनी चाहिए। इसका मीनिंग ये है कि कभी भी पावर्स एक व्यक्ति के पास ही नहीं होनी चाहिए सारी, वो हमेशा डिस्ट्रीब्यूशन होनी चाहिए, उसमें डिस्ट्रीब्यूटेड इवनली होनी चाहिए, ताकि एक व्यक्ति दूसरे के काम पे चेक कर सके और उसको करेक्ट करवा सके। नो इंडिपेंडेंट कंट्रोल, इसका मतलब ये है कि किसी भी व्यक्ति के पास पूरे ट्रांजेक्शन को कंप्लीट करने का इंडिपेंडेंट कंट्रोल नहीं होना चाहिए। वो ट्रांजेक्शन हमेशा दूसरे व्यक्ति के द्वारा चेक के ही आगे बढ़नी चाहिए। कस्टडी एंड रिकॉर्ड डिस्ट्रीब्यूशन, इसमें अपने को ये समझना होता है कि किसी भी पर्सन के पास अगर किसी भी एसेट की फिजिकल कस्टडी है, मतलब वो उसका कस्टोडियन हो गया, तो उसके पास जो अकाउंट सेक्शन है उसकी क्लियरेंस या एंट्रेंस नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर अकाउंट सेक्शन में उसकी एंट्रेंस होगी तो वो फिजिकली जो एसेट उसके पास है अगर वो उसका कुछ भी मिसयूज कर देता है तो वो उसको अकाउंट सेक्शन में भी चेंज करवा सकता है। तो इसमें अपने ये चेक होता है कि जो अकाउंट्स है या जो रिकॉर्ड्स है उस तक उसकी एक्सेस हमेशा नहीं होनी चाहिए। चेक बाय अनदर, जो एक आदमी के द्वारा कार्य किया गया है वो हमेशा दूसरे व्यक्ति के द्वारा चेक होके ही आगे बढ़ना चाहिए। देखिए इंपॉर्टेंट इसकी बात आती है। जॉब रोटेशन, जो ऑर्गेनाइजेशन में क्लाइंट्स हैं, ऑपरेशन है, वर्कर्स हैं, स्टाफ है, उनकी एक जॉब की रोटेशन कंटिन्यूसली होती रहनी चाहिए। इसका मतलब ये है कि एक ही सीट पे एक पर्सन बहुत लंबे टाइम तक वर्क नहीं करना चाहिए। उसकी जो जॉब है या उसकी जो पोस्ट है वहां पे वो रोटेट होनी चाहिए। लेकिन इस रोटेशन में ये हमेशा ध्यान में रखना है कि इसका इंटीमेशन उसको पहले से ना हो। अगर पहले से उसको इंटीमेशन होगा तो उसके द्वारा अगर कोई भी फ्रॉड या एरर कमिट करा गया है तो वो उसको मैनिपुलेट कर सकता है या चेंज कर सकता है। तो ये जो जॉब रोटेशन है ये हमेशा बिना बताए होनी चाहिए। पॉइंट है लीव, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है इंटरनल चेक का। इसमें ये होता है कि साल में कम से कम 1-2 दिन या 2-3 दिन हर एम्प्लॉय को मैंडेटरी कर देना चाहिए कि उसे छुट्टी लेनी ही होगी, क्योंकि उसके एब्सेंट में उसके काम को अपन दूसरे किसी व्यक्ति से चेक करवा सकते हैं और अगर कोई फ्रॉड या एरर के चांसेस है तो वो इजीली अपन उसको डिटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन इस छुट्टी का भी ये होना चाहिए कि बहुत पहले उसको इंटीमेट ना करा हुआ हो कि आपको उस दिन छुट्टी पे जाना है, क्योंकि अगर ऐसा उसको पता रहेगा तो वो उससे पहले उसको चेंज करवा देगा। तो ये एक मैंडेटरी किया जाना चाहिए इसमें कि 2 या 3 दिन कम से कम साल में हर व्यक्ति को छुट्टी लेनी होगी और उस छुट्टी के दौरान उसके वर्क को किसी दूसरे आदमी से अपने को असेस करवाना होगा। तो 7 पॉइंट वो है बजटरी कंट्रोल। इसमें यह होता है कि अपने को जो एक्टिविटीज है काफी सारी उनके लिए एक बजट पहले से तैयार करना चाहिए। उसके बाद जो बजट अपन ने बनाया है उसको एक्टिविटी कंप्लीट होने के बाद जो एक्चुअल एक्सपेंडिचर अपना आया है उससे कंपैरिजन करना चाहिए। कंपैरिजन करने के बाद अपने को ये देखना होगा कि जो बजट अपन ने बनाया था और जो एक्चुअल एक्सपेंडिचर इसमें हुआ है वो बहुत ज्यादा डिफरेंस तो नहीं कर रहा है। अगर माइनर उसमें कोई डिफरेंसेस है तो वो एक्सेप्टेबल होगा। अगर लेकिन मेजर कोई डिफरेंसेस अगर उन दोनों में आते हैं बजटरी कॉस्ट में और एक्चुअल कॉस्ट में, तो अपने उसको रीजंस को चेक करना होगा कि किस वजह से है, क्योंकि नॉर्मली जो अनयूजुअल डिफरेंस आता है वो किसी मिसस्टेटमेंट का अपने को एक तरीका होता है बताने का।
इसमें ये होता है कि अपने जो भी मेजर अकाउंट्स हैं, जो मेजर असेट्स हैं, उनकी प्रॉपर अकाउंटिंग होनी चाहिए और पीरियोडिकल अकाउंटिंग के साथ साथ उनका फिजिकल वेरिफिकेशन भी अपने को करते रहना चाहिए। कैश कंट्रोल, इसमें यह है कि कोई भी मिसएप्रोप्रिएशन कैश के साथ ना हो, इसके लिए अपने को थोड़ा मैकेनिकल डिवाइसेस का यूज करना चाहिए, जैसे ऑटोमेटेड कैश टेलर आता है। उससे क्या होता है कि जो कैश के छोटे छोटे ट्रांजेक्शन होते रहते हैं उनके लिए डिफरेंसेस काफी बढ़ जाते हैं मिसएप्रोप्रिएशन होने के, तो ये अपने लिए खत्म हो जाता है। लास्ट पॉइंट है अपडेशन ऑफ प्रोसीजर। जो इंटरनल चेक का प्रोसीजर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन ने अप्लाई कर रखा है, उसको मैनेजमेंट को टाइम टू टाइम रिव्यू करते रहना चाहिए और उसके साथ साथ अपडेशन करते रहना चाहिए कि उसमें कोई खामियां अगर होती है तो उनको रिव्यू करते टाइम ये पता लग जाएगा कि ये जो इंटरनल चेक का सिस्टम उनके द्वारा बनाया गया है इसमें ये कमियां हैं, तो वो उसको टाइमली रिव्यू करेंगे तो उसको चेक कर सकते हैं, उनको ये पता लग जाएगा ये कमियां हैं, तो वो उसको सही करके जो उनका प्रोसीजर है इंटरनल चेक का वो अपडेट हो जाएगा और ज्यादा अच्छा इफेक्टिवली और एफिशिएंटली वर्कआउट कर पाएगा। इससे आगे अपन देखेंगे जो ऑडिट रिस्क होता है वो कितने टाइप के होते हैं और क्या क्या उनके टाइप्स होते हैं, ये अपन अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।